चलो यार, तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में एक्चुअली कितने टाइप होते हैं पहले हम देख लेते हैं। तो टाइप मैं साइड में लिख देता हूं और फिर एक एक करके उस पर बात करेंगे। पहली बात, जो हम डोमेन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें आता है वन वन एंड मैनी वन। दो टाइप होते हैं, एक आता है वन वन और एक होता है मैनी वन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन या कहीं कहीं पे इंजेक्शन लिखा होता है तो इंजेक्शन बोल सकते हो। और मैनी वन जो होता है वो नॉन इंजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। तो डेफिनेशन जरा समझते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे क्या करते हैं। यहाँ देखते हैं डेफिनेशन, ये लिखा हुआ है। देखो नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, तो डेफिनेशन मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस डिस्कस करूंगा डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन और एन इंजेक्शन इफ। अब ये जो पॉइंट है ना आगे आने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझो। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मतलब कि डोमेन, हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, क्योंकि यहाँ से ए और बी हमें दिख रहे थे, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। तो वो क्या बोल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन यानी कि ए हैव डिफरेंट इमेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंट इमेजेस। कोई भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए, सबके अलग अलग इमेज होने चाहिए। अगर वो ऐसा है तो वो वन वन फंक्शन है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में ध्यान से देखो, इसमें क्या दिख रहा है, A1 A2 A3 A4, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिखाई पड़ रहे हैं। A1 का B2 है, A2 का B4 है, मतलब कोई भी कॉमन इमेज नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है दो एलिमेंट का कोई एक इमेज हो गया हो, सबके अलग अलग इमेज दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए ये वाला फंक्शन क्या है, वन वन है, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन जब इस केस में आएंगे, दूसरे केस में आएंगे, मतलब कि यहां आएंगे, तो देखो x1 और x3 का सेम इमेज दिख रहा है y2। तो जब भी ऐसा हो जाएगा कि दो एलिमेंट का सेम इमेज हो गया, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, इन दैट केस ये वन वन नहीं रह जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा मैनी वन। ठीक है, तो वन वन और मैनी वन चेक करने के तरीकों पे भी हम बात करेंगे। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वन वन और मैनी वन है क्या। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत बार क्या होता है कि वन वन और मैनी वन चेक करना पड़ता है, तो बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वो तो काफी बेसिक क्वेश्चन होते हैं। उनको समझने के लिए हम जरा देख लेते हैं कि वन वन फंक्शन कैसे चेक किया जाता है। जब हमें वन वन फंक्शन चेक करना पड़ेगा तो हम दो मेथड्स की बात करते हैं। मेथड वन क्या होता है, मेथड वन होता है जो बोर्ड का मेथड है, जो कि मैं बहुत फालतू मेथड मानता हूं, लेकिन बोर्ड के मेथड बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन बोर्ड्स में यूज करना, जैसे ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, मुझे इसके लिए चेक करना है, तो हमारा स्टेप वन होगा यहाँ पे कि आप क्या करो, fx1 इक्वल टू fx2 करो। ठीक है, एंड सॉल्व करो इसको, जो भी फंक्शन होगा उसको फिर ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएंगे। अब स्टेप टू में ये देखो कि अगर ऐसा हो जाता है कि x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली रियल सोल्यूशन, सिर्फ यही एक रियल सोल्यूशन आ रहा है, इसके अलावा और कोई रियल सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ओनली रियल सोल्यूशन, देन फंक्शन इज वन वन। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसके अलावा और भी सोल्यूशन आने लगे, दूसरे सोल्यूशन आने लगे, तो वो फंक्शन जो होगा वो वन वन नहीं होगा बल्कि मैनी वन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक फंक्शन ले लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे स्टेप वन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर करेंगे, और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है, मतलब दो दो वैल्यूज आ रहे हैं, सिंगल वैल्यू नहीं आ रहा है, दो दो वैल्यूज आ रहे हैं। तो दो वैल्यूज आने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे ये मैनी वन हो जाना चाहिए, ये वन वन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि वन वन और मैनी वन कैसे चेक करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप दूसरे फंक्शंस भी ले सकते हो, साइन एक्स का ले लो, कॉस एक्स का ले लो, एक्स क्यूब का ले लो, जो भी आप लेना चाहो इस तरीके से आप लेके चेक कर सकते हो और आपको यहाँ से पता चलता रहेगा। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, ये तो मेथड वन हो गया हमारे पास। मेथड टू जो बहुत काम का है, जो जेईई मेंस में एडवांस में सब जगह काम आ सकता है, वो मेथड क्या है, तो चलो मेथड टू पे चलते हैं। मेथड टू होता है ग्राफिकल मेथड। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ ऑल द लाइंस, अब ध्यान से सुनते जाना यार इस बात को, ऑल द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल बहुत सारे हम लाइन बना रहे हैं, इफ ऑल द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ
एट यूनिक पॉइंट, मतलब सब एक एक पॉइंट पे, यूनिक पॉइंट पे ही कट कर रही हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही हैं, सब एक एक पॉइंट पे ही कट कर रही हैं, देन फंक्शन इज 1 1। और अगर कभी ऐसा हो गया कि लाइन ने एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ने ग्राफ को, किसी भी लाइन ने एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया, तो इन दैट केस वो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी इसमें दिखाता हूं, मैंने अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया था, यही सेम एग्जांपल मैं ग्राफिकली भी दिखाता हूं। तो अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा तो मैं ऐसे बोल दूंगा, यार ये y एक्सिस पता नहीं क्यों नहीं बनती है मेरे से, मुझे लगता है कि इमेज ही डालनी पड़ेगी मुझे फाइनली x और y एक्सिस की। ये मैंने बनाया, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाता हूँ, तो भाई देखो ये वाली लाइन आई जिसने इसको दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर दिया। दो अलग अलग पॉइंट पे कट करने का देखो बहुत अच्छा मेथड मैं समझा रहा हूँ, ये x1 है, ये x2 है, और यहाँ पे आ रहा है y1। अब तुम देखना, डोमेन के दो एलिमेंट यानी कि x1 x2, वैसे और भी कई सारे होंगे, मैं केवल दो ही दिखा रहा हूँ, कोडोमेन के एक एलिमेंट यानी कि y1 के साथ जाकर के कनेक्ट हो गए हैं। तो ये मैंने कंडीशन किस में बताई थी, ये कंडीशन थी मैनी वन की। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी फंक्शन के ग्राफ में अगर कोई एक लाइन ऐसी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक भी ऐसी लाइन एग्जिस्ट कर रही है जो उसको मोर देन वन पॉइंट पे कट करती है, तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। और अगर यूनिक पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन हमेशा 1 1 ही रहने वाला है। तो इसमें हम कुछ कुछ पॉइंट्स और बना सकते हैं। क्या पॉइंट बना सकते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पॉइंट समझना बहुत ध्यान से, इफ अ ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों में से कुछ भी एक है, देन फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 होगा फॉर श्योर, ठीक है। अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 1 ही रहने वाला है हमेशा। लेकिन अगर कभी भी ग्राफ में लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आ गया, जैसा कि इस केस में दिखाई पड़ रहा था कि यहाँ पे एक लोकल मिनिमा आ गया था इस पॉइंट पे, तो अगर कभी भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ गया तो फंक्शन अपने आप मैनी वन हो जाएगा। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है तो वो हमेशा 1 1 रहेगा। और उसको आप बहुत आराम से देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। जैसे कि अगर मैं कोई एक ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, चलो मैं एक ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज हमने एक एग्जाम्पल छोटा सा लिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब का एग्जाम्पल लिया। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया था, ग्राफ कैसा बनता था आपको अच्छी तरीके से याद होगा, ठीक है। ग्राफ में एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये मैंने बना दी y एक्सिस और यहाँ बना दिया मैंने x एक्सिस, और ग्राफ मैंने बनाया था कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन रहा था। अब आप सोच करके देखो कि कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, वो इसको कभी भी मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर सकती है क्या? आप खुद बना करके देखो, खुद सोच करके देखो, खुद ड्रॉ करके देखो। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और आप खुद ही सोच करके देखो, विजुलाइज करके देखो, कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो उसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही होगी। तो इसके लिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हमेशा 1 1 रहने वाला है। और इसी तरीके से जो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा 1 1 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, वो है ऑन टू फंक्शन। तो जरा उनका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे। एक फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है इनटू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या होते हैं? तो भाई ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन बहुत सिंपल है। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये कोडोमेन के बेसिस पे हुआ है। तो ऑन टू फंक्शन होता है जिसमें हम बोलते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज at least one pre-image, has at least one pre-image, sorry, pre-image,
ठीक है, मतलब कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए, श्योरली कनेक्ट होने चाहिए। अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट रह जाता है तो वो इनटू फंक्शन बन जाएगा। तो मैं इनटू फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन ऑलरेडी नोट्स में लिखी हुई है, नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आप देख लेना। बस आप ये समझ लो कि दोज फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू दे आर इनटू। मतलब मैं ऐसे बोल देता हूँ कि if at least one element is there in codomain which has no pre-image then the function is into। अब मैं आपको समझा देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने सपोज एग्जांपल्स बनाए, ये हमारे पास सेट A यानी कि डोमेन, ये है सेट B। यहाँ पे मैंने दिखाया एलिमेंट x1 x2 x3 से x4 भी डाल दिया मैंने। यहाँ पे है y1 y2 एंड y3, और फिर मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये ऐसा ज्वाइन हो गया, ये ऐसा ज्वाइन हो गया, ये ऐसा ज्वाइन हो गया, और ये इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो आप ध्यान से देखो, इस केस में जो कोडोमेन है यानी कि B है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, ये सब कनेक्टेड है, सब एसोसिएटेड है। तो ये वाला जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन अगर मैं सपोज ऐसा बना देता कि मैंने यहाँ पे A बनाया और यहाँ पे B बनाया, और मैं बोलता हूँ कि A के एलिमेंट्स हैं सपोज x1 x2 x3, और यहाँ पे एलिमेंट है y1 y2 y3, एक रैंडम सा एग्जांपल ले रहे हैं, और ऐसा बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि y3 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं, मतलब एक एलिमेंट ऐसा हो गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें बस एक चीज याद रखनी है कि जो भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा उसके लिए कोडोमेन और रेंज सेम होती है। ध्यान से देख लो, आपको दिख भी रहा होगा, कोडोमेन एंड रेंज आर सेम फॉर ऑन टू फंक्शन। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखो, क्योंकि चाहे जेई का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, सब में यही चीज हमें यूज करनी पड़ती है। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं। अगर वो कोडोमेन के जैसा आ गया तो फंक्शन ऑन टू है, और अगर वो नहीं आया तो फंक्शन इनटू बन जाता है। तो ये चीज हमारे पास आ गई। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो डाउट सेशन में डाउट आप पूछ सकते हो मुझे, और इसके बेसिस पे हम लोग, हाँ ये ऑन टू फंक्शन मैंने बता दिया। अच्छा, एक दो पॉइंट और भी हैं। ऑन टू इनटू फंक्शन पहले मैंने बता दिया, फिर इसके बेसिस पे मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन भी कर देता हूँ कि फंक्शंस जो हो सकते हैं वो 3-4 तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर मैं अब 1-1 और ऑन टू दोनों के बेसिस पे बात करूं, 1-1 और ऑन टू दोनों के बेसिस पे बात करूंगा, तो ध्यान से देखना, ये जो मैंने ग्राफ, ये वाला जो फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन एक्चुअल में कैसा है, ये फंक्शन है मैनी वन एंड ऑन टू। और ये वाला फंक्शन कैसा है, ये वाला फंक्शन है मैनी वन एंड इनटू। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और ग्राफ भी आपको बना करके, मतलब कुछ और दिखाता हूँ, कुछ ऐसे वेन डायग्राम्स और दिखा देता हूँ, मैपिंग्स और दिखा देता हूँ, वेन डायग्राम नहीं मैपिंग्स दिखाता हूँ आपको। ये है A, ये है B। यहाँ पे आया सपोज x1 x2 x3, और यहाँ पे आया y1 y2 एंड y3। अब मैं इसको ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप खुद सोच के बताओ कि ये फंक्शन कैसा आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन आपको दिखेगा 1-1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो ऐसे 3-4 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन मैं आपको और दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये है A और ये है B। यहाँ पे मैंने दिखाया x1 x2 x3, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया y1 y2 y3 y4, और ये कुछ मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये फंक्शन वैसे तो 1-1 है लेकिन इनटू है। तो इस तरीके के 3-4 क्लासिफिकेशन आपको देख सकते हैं। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है हमारा ये वाला क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पे 1-1 एंड ऑन टू वाला क्लासिफिकेशन। क्योंकि इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं बाय यूनिफॉर्म फंक्शन। ये सारे नाम याद रखना यार, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर फंक्शन,
इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, और इनका ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स फंक्शन में हम यही वाले फंक्शंस पढ़ेंगे, इसलिए ये वाले फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। सपोज अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। देखो 25 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो आपको ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, तो अगर 26 क्वेश्चन है तो अगर आप ये देखोगे तो ग्राफिकली बहुत आराम से कर सकते हो, और अगर आपने बोर्ड वाला मेथड किया तो ये बहुत लेंथी जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो आपको क्लियरली ग्राफ में कैसा दिख रहा होगा, आप ग्राफ बना करके देखो इसका। अगर ग्राफ बना करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि 1, 2 और 3 पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, तो 1, 2 और 3 पे तो ये श्योरली एक्स एक्सिस को कट करेगा। ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ऐसा एक रफ डायग्राम बना दिया मैंने, ये ग्राफ बन गया है। अब अगर मुझे चेक करना है, अच्छा इसमें कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसका सबका 1-1 नेचर चेक करना है। 25, 26, 27 ये इन सब में 1-1 नेचर चेक करना है आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हो 1-1 है कि 1-2 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन बनाता हूँ सपोज, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जो बनाओगे तो ये ग्राफ को 3 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। 3 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन क्लियरली मैनी वन हो गया है, ठीक है। और अभी कोडोमेन तो यहाँ पे दिया है नहीं, कोडोमेन दिया हुआ है इस केस में, कोडोमेन को 26 केस में कोडोमेन दिया हुआ है रियल नंबर। और अगर तुम रेंज देखोगे तो ग्राफिकली इसका रेंज जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो भी क्या दिखाई पड़ रहा है, वो भी रियल नंबर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि -∞ से +∞ तक सब कुछ कवर कर रहा है ये। तो ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ गया है, तो इसके लिए ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है ये मैनी वन एंड ऑन टू होगा। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस हैं, आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो और डाउट सेशन में ज़रूर इन क्वेश्चंस को पूछो, तो फिर हम लोग इसको और आगे डिस्कस करेंगे, जितने और अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसके अलावा हम कंपोजिट फंक्शन में भी जाएंगे।